हेलो ठीक। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर के अंदर जो बी पार्ट है, जो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से संबंधित है। उसमें सबसे पहला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था नस्लें। जितने भी पशु है उसकी जो नस्लें हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपन ने गाय के बारे में पढ़ा, फिर भैंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद भेड़ के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे साथियों बकरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बकरी की प्रमुख नस्लें। तो सबसे पहले गाय, फिर भैंस, फिर भेड़ और आज बकरी पढ़ेंगे। बकरी देखिए, बकरी जो है भारत के अंदर जो है इसकी टोटल 37 नस्लें पाई जाती है। कितनी? 37। उसमें से जो रजिस्टर्ड जो नस्लें हैं जिसे बोलते हैं मान्यता प्राप्त, ठीक है, वो है इसकी 20। कितनी है? 20। तो बकरी की टोटल अगर आपको पूछे कि भारतीय नस्लें कितनी है तो 37। मान्यता प्राप्त यानी कि रजिस्टर्ड पूछे तो 20। कितनी है? 20 बकरी है। तो बकरी भी वही बोविडी कुल पूछे तो वही भेड़ वाला ही, गाय भैंस सबका यही है बोविडी। क्या है? बोविडी इसका कुल। अब इसका जूलॉजिकल या जिसे वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, एक ही बात है, वैज्ञानिक बोलो या जूलॉजिकल। यहाँ पे दे रखा है, देखिए किप्रा इसकस, ठीक है। कहीं कहीं पे ये किप्रा की जगह पे किप्रा भी आता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एक ही बात है। और वंश पूछे ना, वंश पूछे तो क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा वो भी किप्रा वंश, इसे कुल भी बोल सकते। तो बकरी का वंश पूछे, कुल पूछे तो किप्रा, और वैज्ञानिक नाम पूछे या जूलॉजिकल नाम पूछे तो किप्रा हिरकस या केप्रा हिरकस, दोनों एक ही बात है। भेड़ का अपन ने पढ़ा था ओविज एरिज, उसका जो कुल है वो भी क्या है? ओविज। उसका कुल होगा क्या? भेड़ का जो कुल होगा ना, वो शायद मैंने कल नहीं बताया था, भेड़ का कुल ओविज। जो इसका जो जूलॉजिकल या जिसे अपन वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, उसका जो आगे वाला जो वर्ड है ना, उसी को इसका कुल माना गया है। तो देखिए इसका नाम देखिए केप्रा हिरकस, तो किप्रा या केप्रा ही इसका क्या हो जाएगा? वंश, या जिसे कुल कहते हैं, उसके नाम के आधार पर ही। अब इसमें गुणसूत्र, तो सबसे पहले अपन ने गाय में पढ़े थे। कितने पढ़े थे? जो गाय में जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो के वो बकरी में भी होते हैं। देखिए गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 60, यानी कि 60 जो होते हैं वो इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। बकरी में भी कितने होते हैं? 60। और भैंस में अपन ने कितने पढ़े थे? 50 और 48 भी पढ़े थे, वो दोनों अलग अलग थे, जली और दलदली के हिसाब से। और कल पढ़ा था भेड़, उसमें कितने थे? 54। तो इसे याद रखना है। तो गाय और बकरी दोनों के सेम होते हैं 60 गुणसूत्र। अब बकरी है तो इसे किस किस नाम उप नाम बोल सकते हैं आप? तो इसे बोलते हैं गरीब की गाय। क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। क्या बोलते हैं? गरीब की गाय। एक गाय और आई थी जिसे भी गरीब की गाय बोलते हैं, वो गाय कौन सी थी? कौन सी गाय की नस्ल है जिसे गरीब की गाय कहते हैं? ये भी आया था। वो राठी था, वो गाय के अंदर था, ठीक है, उसको अलग रखेंगे। गरीब की गाय बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं चलता फिरता फ्रिज। इसे चलता फिरता फ्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाय और भैंस जो होती है ना, उसका दूध निकालने का टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, मॉर्निंग और इवनिंग। लेकिन बकरी एक ऐसा पशु है जिसका दूध जब भी मूड हुआ चाय पीने का आप निकाल सकते हैं किसी भी समय, इसीलिए इसे चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। किसी भी समय इसका दूध निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे डबल एटीएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल एटीएम। एटीएम। अब डबल एटीएम का क्या मतलब है? तो डबल एटीएम से मतलब है साथियों,
गाय और भैंस के जो थन होते हैं ना वो 4 होते हैं, लेकिन बकरी के 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। इसकी वजह से इसे डबल एटीएम कहते हैं। एटीएम से याद रख सकते हैं एनी टाइम मिल्क, किसी भी समय जो है। इसे एक नाम और दे सकते हैं आप, रनिंग डेयरी। रनिंग डेयरी, ऐसी डेयरी जो चलती रहती है। तो ये इसके उपनाम आपको याद रखने हैं। गरीब की गाय बकरी, चलता फिरता फ्रिज बकरी, डबल एटीएम तो बकरी, और रनिंग डेयरी पूछे तो भी बकरी। ये इसके हो जाएंगे उपनाम। अब है बकरी का मांस। तो बकरी की जो मांस होता है उसे बोलते हैं चेवन। क्या बोलते हैं? चेवन। मटन नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। मटन बोलेंगे किसको? कल जो पढ़ा था अपन ने भेड़, उसके मांस को बोलेंगे मटन। अपन ने गाय का क्या पढ़ा था? बीफ। उसके बाद भैंस का पढ़ा था बफन। भैंस के मांस को एक नाम और दे सकते हैं अपन, फ्लैश। क्या है? फ्लैश। वैसे जो जली, अगर ऐसे पूछ ले आपको कि जली जो भैंस होती है उसके मांस को क्या बोलते हैं, तो आपको पर्टिकुलर बफन करना है। क्या करना है? बफन। अगर ऑप्शन में आपको बफन नहीं मिले तो अपने को वहां पे फ्लैश करना है। ये भैंस का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन। क्या बोलते हैं? चेवन। प्रतिवर्ष बकरी जो होता है ना, जिसे बकरा जो होता है, बकरा, उसका वध भी ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पशु का वध होता है ना वो बकरी का ही होता है। लगभग इंडिया की बात करूं तो 42 से 45% इनका वध होता है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, इतना इनका वध होता है। तो सबसे ज्यादा वध किया जाता है, लगभग प्रति ईयर की बात है, 42 से लेकर 45% जो है इनका वध होता है भारत के अंदर। बकरी देखिए, बी से बकरी, और ये बी से ही बाड़मेर। सबसे ज्यादा बकरी राजस्थान के अंदर बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर। और ऐसे पूछे कि ओवरऑल सबसे ज्यादा जो पशु है वो कहां पर है, पशुओं की संख्या कहां पर है, तो वो भी ध्यान रखना, बाड़मेर। बकरी बाड़मेर है, भेड़ भी बाड़मेर है, लेकिन अगर आपको संख्या पूछे पशुओं की तो भी बाड़मेर है। क्या रहेगी? बाड़मेर। घनत्व अपन वहां पे पढ़ेंगे जब इनकी पशु गणना पढ़ेंगे, ठीक है। वो राजसमंद के अंदर घनत्व अलग है, वो वहां पे पढ़ेंगे। कम जैसलमेर का है 62, अपन वहां डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बकरी का गर्भकाल सब में पढ़ा था अपन ने, गर्भकाल कितना है? 151 दिन। भेड़ का कल अपन ने पढ़ा था, कितना था? तो उसका था 150 या 145 भी मिलता है कहीं कहीं पे। दोनों एग्जाम में नहीं मिलेंगे। मैं जब 150 लिखता हूँ बोलता सर इसमें ये दिया हुआ है। तो ध्यान ये रखना कि ये ऐसी चीज होती है ना गर्भकाल, जो फिक्स नहीं होता। इंसानों में भी जैसे होते हैं अपने महिलाओं के, तो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 5-7 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने आगे पीछे होता है। तो ये जो एकदम करेक्ट आंकड़े होते हैं ना, उसी का क्वेश्चन हमेशा बनता है भाई। जहां पे डबल या 2-3 आंसर जिसके बनते हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। 145 थे उसके भेड़ के, इसके 151 दिन। उसका आपको पता ही है, गाय का 282 दिन और भैंस का 310 दिन। सब याद रखने आपको। जब आप पढ़ो ना गर्भकाल, तो सब जितने भी है पशु, उन सबका आपके दिमाग में आना चाहिए। इस प्रकार से आपको याद रखना है। कैसे? देखिए सबसे बड़ी गाय और भैंस में, देखिए सबसे बड़ी कौन है? भैंस है, तो 310 दिन। उससे भैंस से थोड़ी छोटी क्या होती है? गाय, तो 282 दिन। फिर भेड़ बकरी दोनों छोटे होते हैं, तो दोनों का देख लीजिए 150 दिन। याद कैसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस इजी है। वैसे इसका जीवन काल भी देख लीजिए आप, छोटा ही होता है इनकी साइज की तरह। 15 साल जो है इनका जीवन काल होता है लगभग। जब ये बकरी होती है वो 1 से 1.5 साल के बीच में जब होती है ना, तो उसका प्रजनन क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और लगभग ये जो प्रजनन वो कर सकती है, लगभग 10 साल तक वो प्रजनन कर सकती है। जैसे 10 साल की हो जाती है, उसके बाद ये 5 साल जो होते हैं ना, इसमें उसमें नगण्य के बराबर जो है वो प्रजनन क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए ये इमेज, ये सारी ब्रीड्स है किसकी? बकरियों की ये ब्रीड्स है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ब्लैक बंगाल। क्या है? ब्लैक बंगाल। ये मांस के लिए सर्वोत्तम है। मांस के लिए सर्वोत्तम। तो ऐसी कौन सी बकरी है जिसका मांस सर्वोत्तम होता है? तो वो है ये वाली ब्लैक बंगाल।
कौन सी है? ब्लैक बंगाल। कर लीजिए एक बार इसे आप नोट। और हाँ, कल पढ़ा था केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे था? अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर। अब बकरी का पढ़ेंगे तो बकरी का जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो वो ध्यान रखना, वो यूपी के अंदर है, मखदूम के अंदर। मखदूम ये कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ये आगरा के आसपास। तो केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र ये वहां पर पड़ेगा, और भेड़ का पड़ेगा अविका नगर मालपुरा टोंक। कहां पर है? मखदूम, यूपी के अंदर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए बकरी की प्रमुख नस्लें, तो ये याद रखना है आपको। कौन सा? ब्लैक बंगाल। एक तो आपको ये याद रखना है कौन सी बकरी की नस्ल है जो मांस के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो वो है ब्लैक बंगाल। क्या है? ब्लैक बंगाल। भेड़ और बकरी के जो खूर होते हैं ना, उसे दो भागों में बांटा गया है। इसे आप एक याद रख सकते हो साइड में। खूर, खूर कितने भागों में बटा होता है? खूर दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। खुर से ही याद आ गया, खुर का प्रयोग किया जाता साथियों, जो बकरी जो पशु होते हैं ना, उनकी जब एज निकालते हैं, अलग से टॉपिक है, उसकी उम्र निकालने के लिए खुर का भी प्रयोग करते हैं। खुर देखकर भी अपन पता चला लगा सकते हैं कि इसकी एज कितनी हुई है, मतलब अपन नहीं, जो लगाते हैं, ठीक है। तो खुर से भी इन पशुओं की एज का भी निर्धारण होता है। और किससे होता है? तो दांत देखकर होता है। किससे होता है? दांतों से। सींगों से भी होता है। सींग से कैसे होता है वो अपन सब पढ़ेंगे डिटेल में। मतलब पशु जो होता है ना, उसके 3 या 4 साल के अंदर सिंग के अंदर रिंग बनती है, चारों तरफ सर्किल बनता है। तो पहला बनता है उनके ऑलमोस्ट 3 या 4 साल की एज में। उसके बाद हर वर्ष एक एक रिंग बनती है। तो एक रिंग बनी हुई है मतलब 3 साल, 2 रिंग है मतलब 4 साल उसकी एज है। और सबसे बेस्ट जो एज निकालने की इनकी विधि होती है ना जानवरों की, तो वो दांत देखकर होती है, वो साइड अलग। आपको ध्यान ये रखना है कि खूर जो होता है वो 2 भागों में होता है। सबसे अच्छा मांस जो होता है वो ब्लैक बंगाल का होता है। ये इसलिए फोकस किया क्योंकि ये अपने राजस्थान में नहीं दे रखी है। आप आरबीएससी की देख लो, एनसीईआरटी की बुक देख लो, उसमें है, उसमें भी ये नहीं दे रखी है ब्लैक बंगाल। ये अलग से जो है अपन ने ली है, इंपॉर्टेंट रहेगी, ये ध्यान रखना। अब अपन स्टार्ट करते हैं इनकी ब्रीड्स। जो पहली जो ब्रीड्स अपन पढ़ेंगे आज वो है जमुना पारी। कहीं कहीं पे इसका नाम जो है वो जमुना की जगह जमुना पारी भी लिखा होता है। क्या होता है? जमुना पारी। पारी भी हो सकता है कहीं पे, जमुना परी, ठीक है, दोनों एक ही बात है। जमुना कहो या जमुना कहो, दोनों एक ही बात है। जमुना पारी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। जो जमुना पारी जो नस्ल है, पहला अपन काम क्या करते हैं कि इसका मूल स्थान ये कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए इसका नाम देखिए, जमुना, जो यमुना जो रिवर है ना, उससे मिलता जुलता, उसी को जमुना भी बोलते हैं। तो यमुना नदी कहाँ पर है? तो यूपी के अंदर। तो यूपी ही इसका मूल स्थान है। अब यूपी में कहाँ पर है? तो इटावा। कहाँ पर है? इटावा। इटावा इसका क्या हो जाएगा? मूल उत्पत्ति स्थान। अगर बाय द वे आपको गांव का नाम पूछ ले तो ये ध्यान रखना, वैसे नहीं पूछेगा लेकिन ये भी आपको याद रखना है, चक्रनगर सहासन गांव। तो जमुना से क्या याद आ जाएगा? जमुना, यमुना नदी कहाँ पर है? यूपी में। तो यूपी का इटावा क्षेत्र, जहाँ पे और वितरण पूछे तो भी क्या? यमुना और चंबल नदी का आसपास का क्षेत्र। तो ये तो बिल्कुल इजी है। इसके नाम, आप इसका नाम याद है मतलब इसका उत्पत्ति स्थान और इसका वितरण आपको याद हो जाएगा, दोनों एक जगह पे ही है। तो यूपी का इटावा एक याद रखना है, बाकी चंबल और यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र। गांव आपको याद रखना है, सहासन और चक्रनगर जो है ये पर्टिकुलर ऐसे गांव है जो इसके पितृ जो है गांव माने जाते हैं। ऐसे पूछ ले कि जमुना पारी नस्ल जो है उसका मूल गांव कौन सा है, तो फिर ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका डीप अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब वितरण हो गया जमुना और चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र। अब इसकी विशेषताएं क्या हो जाएगी? विशेषताएं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, ये भारत की सबसे बड़े आकार की नस्ल है, सबसे बड़े आकार की। देखिए भारत की सबसे बड़े आकार की वह भार वाली भी नस्ल, सबसे बड़े आकार की वह भार। तो
तो बड़ा आकार होगा तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, वेट ज्यादा हो जाएगा। अब इसका आकार बड़ा होगा तो भार इसका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ज्यादा। तो ये नस्ल कैसी है, इसका आकार बड़ा है, और जब आकार किसी चीज का बड़ा होता है ना तो उसका वेट अपने आप ज्यादा हो जाता है। तो कैसी है, आकार में बड़ी है, इसीलिए इसका भार भी ज्यादा है। वैसे भी याद रख सकते हैं, जमुना क्या है, नदी है, और नदी कैसी होती है, बड़ी होती है। नदी कैसी होती है, बड़ी। तो नदी कैसी होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है। इसी तरह ये जो बकरी है ये भी कैसी है, बड़ी है, भारी है। तो इस प्रकार आपको लिंक करके याद रख सकते हैं। अब देखिए इसका जो सिर जो होता है, क्या होता है, इसका जो ये सिर जो होता है ना, ये ऊपर की ओर थोड़ा उठा हुआ होता है और चौड़ा होता है। सिर कैसा होगा, चौड़ा होगा और ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। यहां से ऐसे चौड़ा होगा और ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। उठा हुआ मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। ये इसकी मुख्य विशेषता है। सिर जो होगा इसका चौड़ा होगा, ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। अब देखिए इसकी अगली विशेषता, इसका मुंह कैसा होता है। इसका मुंह जो होता है ना, लंबा होता है। मुंह कैसा होता है इसका, लंबा। मुंह होगा इसका लंबा। सिर कैसा होगा, चौड़ा। सिर अगर चौड़ा है तो मुंह कैसा हो जाएगा, लंबा। इस प्रकार से याद रखना है, मुंह लंबा है तो सिर इसका चौड़ा है। कैसा है, ऊपर से उठा हुआ है। अब इसका रंग, तो रंग होता है इसका सफेद व क्रीमी। वैसे रंग का क्वेश्चन कभी बना नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। इसका रंग होता है सफेद और क्रीमी। देखिए व्हाइट होता है, कभी कभी पूरी व्हाइट भी होती है, लेकिन अगर इसके ऊपर दूसरी किसी कलर के स्पॉट होंगे तो वो क्रीमी कलर के होंगे, जिस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। देखिए ये पूरा कलर इसका व्हाइट है और ये ऊपर जो दिए हुए क्रीम कलर इसके स्पॉट होंगे। तो कलर होगा इसका क्रीमी, सफेद या सफेद क्रीमी। और नाक होगा इसका कैसा, नाक होगा इसका रोमन। कैसा होगा, रोमन। बाहर की ओर निकला हुआ होता है। कैसा होता है, बाहर की ओर। रोमन का मतलब होता है नाक इसका थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ और फिर ऐसे अंदर की ओर मुड़ता है, उसे बोलते हैं रोमन नाक। ये इसकी विशेषता है। तो नो रोमन नाक, एक ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और एक ये भारत की सबसे बड़ी पूछे बकरी तो जमुना पारी। नाम भी देख लीजिए इसका, वैसे बड़ा ही है जमुना पारी। नदी क्या होती है, बड़ी, तो आकार में बड़ी, और बड़ी है तो क्या हो जाएगा, इसका वेट बढ़ेगा, तो सबसे भारी भी जमुना पारी। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उपयोगिता हैं, तो वो देख लेते हैं अपन। यह कठोर ग्रामीण इलाकों हेतु उपयुक्त है। देखिए यह कठोर ग्रामीण इलाकों हेतु उपयुक्त है। कौन सी बकरी जो है वो ग्रामीण इलाकों हेतु उपयुक्त है, तो जमुना पारी। अब इसको कैसे याद करना है, तो देख लीजिए। बाकी जितनी भी अपन बकरी पढ़ेंगे ना, उसमें गांव के नाम मेरे को नहीं लगता कि किसी में दिया हुआ, कि ठीक है, इसमें दिया हुआ है। देखिए शासन गांव और चक्रनगर गांव, तो गांव से याद रखना है कि इसका गांव भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये ग्रामीण इलाकों हेतु उपयुक्त है। तो कौन सी बकरी का जो है मूल गांव दिया हुआ है, तो जमुना पारी का दिया हुआ शासन और चक्रनगर। अब उनका गांव दिया हुआ है तो ऑब्वियसली याद रखना है कि ये गांवों हेतु क्या है, उपयुक्त है। तो ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ये उपयुक्त है। बाकी किसी में नहीं मिलेगा आपको गांव का नाम कि इस गांव में बकरी पाई जाती है। उस क्षेत्र का नाम मिलेगा, मूल स्थान मिलेगा, जिला मिलेगा, लेकिन गांव का नाम नहीं मिलेगा, ये याद रखना। यहाँ एक ही बकरी है जिसमें गांव का नाम दिया हुआ है, और गांव है इसका मतलब वो गांव से क्या बना है, ग्रामीण। गांव से ही बना है ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्र हेतु उपयुक्त जमुना पारी। अब देखिए इसका दुग्ध काल, तो इसका जो दुग्ध काल होता है वो होता है 250 दिन। मतलब ये साल में 365 में से 250 दिन जो है वो दूध देती है। क्या देती है, दूध देती है। अधिकतम जो इसका दूध उत्पादन है वो है 5 से 5.5 kg। लीटर का केजी का एक ही बात है, ठीक है, प्रतिदिन 5.5 kg के आसपास ये दूध देती है प्रतिदिन। ये इसका एवरेज है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है, एवरेज। कम ज्यादा होता रहता है, 3 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, लेकिन जब एवरेज निकलता है ना, तो इस प्रकार से एवरेज है ये कि ये बकरी जो है 5.4 kg दूध देती है प्रतिदिन। अब देखिए इनका वेट, तो बकरे का वही क्या होता है, बकरा जो होता है नर, उसका वेट ज़्यादा होगा मादा की तुलना में। तो नर का जो वजन होगा वो ज़्यादा होगा और मादा जो होगी उसका कैसा होगा, कम होगा। तो बकरे का वजन ज़्यादा होगा और बकरी का वजन कम होगा। तो बकरी का कितना होगा, 90 किलो, और बकरी का हो जाएगा 60 किलो। कल अपन ने जो भेड़ पड़ी थी, कौन सी पड़ी थी, कराकुल पड़ी थी और मैरिनो पड़ी थी। कराकुल और मैरिनो, उसमें भी सेम था। कितना था, नर का था 90 और मादा का था 60। वो का वो इसमें भी है, देख लीजिए 90 और 60 kg। अब इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्या इम्पोर्टेंट है, ये वाला कि अमेरिका की जो PL 480 परियोजना के तहत जो है इसका संकलन
किया गया था। अमेरिका के PL 480 परियोजना के तहत इसका संकलन, कौन सी नस्ल है जिसका PL 480 परियोजना के तहत संकलन किया गया? तो वो है जमुनापारी। PL 480 परियोजना जो है किस देश द्वारा चलाई गई? तो ध्यान रखना अमेरिका के द्वारा। किस क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, अमेरिका किसने चलाई? अमेरिका में। किस बकरी के लिए? तो जमुनापारी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देख लीजिए, बकरी है, ठीक है, बकरी जो होती है ना, इसका जो दूध होता है ना वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। एक तो होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय, और बीच में जो होता है वो उदासीन होता है। तो इसका दूध का जो पीएच होता है ना वो 6 से पार होता है, लगभग 7 के आसपास होता है। 7.4 के आसपास इसका क्या होता है? पीएच। ये पीएच है, ठीक है। तो बकरी का दूध कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका पीएच होता है 7.4 के आसपास। इसीलिए जो बकरी का जो दूध होता है वो किस बीमारी के जो कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए पिलाया जाता है। मतलब जो टीबी जो बीमारी होती है ना, जिसे बोलते हैं क्षय रोग, 4 से याद रखना है, क्षय रोग। तो क्षय रोग से जो ग्रसित होते हैं, जो टीबी से पीड़ित होते हैं, उनको बकरी का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। तो बकरी का दूध कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय से क्या याद हो जाए? क्षय। देखिए दोनों में वही 6 से क्षारीय, 6 से क्षय, इस प्रकार से इंटरलिंक याद हो जाएगा। तो टीबी से जो पीड़ित होते हैं उनको बकरी का दूध पिलाने की सजेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? सजेशन। एक बीमारी और होती है मधुमेह रोग, उसमें भी दूध पिलाया जाता है, मधुमेह। इसीलिए लोग बोलते हैं कि दूध पीना चाहिए। देखिए मधुमेह, क्षारीय इसका दूध होता है तो क्षय रोग के लिए। तो मधुमेह के लिए कौन सा पशु है जिसके दूध पीने की सलाह दी जाती है? वो वहां पे पढ़ेंगे अपन, ऊंट के अंदर। कहां पर है? ऊंट मतलब ऊंटनी, ठीक है, वही ऊंट, ऊंटनी। शुगर के लिए, शुगर के जो पेशेंट होते हैं ना उनको ऊंटनी का दूध पीना चाहिए, और इससे फर्क भी पड़ता है, आजमाया हुआ है। मैंने भी किसी को सजेशन दी थी, और ठीक है। तो ये दोनों इसको इंटरलिंक करके आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट ये रहेगा अमेरिका वाला PL 480। और हाँ, जमुनापारी जो नस्ल है ना, ये कैसी नस्ल है? ये बहुप्रयोजनीय नस्ल है। कैसी है? बहुप्रयोजनीय। और बहुप्रयोजनीय क्या होती है? ये नस्ल दूध के लिए और मांस के लिए दोनों के लिए इसे पाल सकते हैं, इसीलिए ये बहुप्रयोजनीय। एक से ज्यादा प्रयोग आ रहा है मतलब बहुप्रयोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा अगर किसी का काम आ रहा है उसे बहुप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं। तो दूध में भी ये उपयोगी और मांस के लिए भी ये उपयोगी है। एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि इसके जो पिछले जो पैर होते हैं ना, उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो कौन सी ऐसी बकरी की नस्ल है जिसके जो पिछले जो पैर होते हैं उसके ऊपर घने बाल होते हैं, यानी कि लंबे बाल होते हैं? तो वो है जमुनापारी। इसके जो पिछले जो पैर होते हैं दोनों, इसके ऊपर घने बाल पाए जाते हैं। और ये जो घने बाल जो होते हैं ना, इसे क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसे बोलते हैं फीथर। फीथर, ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको याद रखना है। पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं जिन्हें फीथर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस बकरी के अंदर फीथर पाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। जमुनापारी। कौन सी बकरी की नस्ल है जिसके पिछले टांगों के ऊपर सबसे घने बाल पाए जाते? तो जमुनापारी। देखिए नदी है तो लंबी है, लंबी है तो पिछले पैरों के ऊपर बाल भी कैसे हैं? लंबे हैं। और इसी से क्या, इसका आकार भी क्या है? बड़ा है, लंबा है। और जो लंबा होगा वो भारी होगा, तो इसका वेट भी भारी है। ऐसे याद करना है। चले नेक्स्ट देखिए, जमुनापारी बकरी की कुछ अन्य विशेषताएं। बड़ी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखना। इसकी एक विशेषता क्या पड़ी थी अपन ने उपयोगिता के अंदर? ये सहासन और चक्रनगर गांव में पाई जाती है। सहासन और चक्रनगर गांव में पाई जाती है, इसीलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। इसीलिए देखिए ये पशु ग्रामीण इलाकों हेतु उपयुक्त है। ये अपन ने पॉइंट वहां पर पढ़ लिया है। अब इसका जो दूध होता है, इसके अंदर जो वसा होती है वो होती है 3.5%। कितनी होती है? 3.5%। इसके अंदर जमुनापारी। और बकरी का ओवरऑल सभी नस्लों का अगर निकाले कि बकरी के दूध में वसा
बकरी के, मैं जमुना पारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की, ठीक है। बकरी के दूध में वसा, तो ध्यान रखना 4.25% होती है। कितनी होती है? 4.25%। बकरी के दूध में वसा पूछे तो 4.25%। पर्टिकुलर किसी ब्रीड का पूछे, जैसे जमुना पारी का पूछे तो 3.5% इसमें वसा यानी कि फैट पाई जाती है। ये जो नस्ल है यानी कि जो जमुना पारी नस्ल है, ये एटा व इलाहाबाद के राजकीय फार्मों पर प्रजनन हेतु पाली जा रही है। एटा व इलाहाबाद के जो राजकीय जो सरकारी जो फार्म है वहां पर इसको प्रजनन के लिए पाला जा रहा है। और एटा और इलाहाबाद यूपी के अंदर, इसका जो भी याद है वो सब अपन यूपी से रिलेटेड ही ये रहेगा। जमुना पारी क्या है? यूपी। देखिए सहासन गांव याद था? सहासन गांव की ईंटें, सॉरी, सहासन गांव की चक्रनुमा ईंटें, सहासन गांव की चक्रनुमा ईंटें यमुना या जमुना, ठीक है, जमुना, यमुना या जमुना व चंबल के पानी से बनती है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप कि सहासन गांव की जो चक्रनुमा जो ईंटें हैं वो यमुना और जमुना एक ही बात है, मतलब यमुना और चंबल के पानी से बनती हैं। सहासन से याद हो जाएगा सहासन गांव, चक्रनुमा से याद हो गया चक्रनगर, क्या हो जाएगा? चक्रनगर। ये दोनों गांव है जहां पे ये जमुना पारी नस्ल पाई जाती है। ईंट से याद हो जाएगा इटावा, क्या हो जाएगा? इटावा। और यमुना के किनारे और चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। तो ये एक लाइन के अंदर आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो बकरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है बीटल। कौन सी है? बीटल। बीटल बकरी की एक महत्वपूर्ण ये नस्ल रहेगी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी जमुना पारी, ध्यान रखना। तो ये जो बीटल जो बकरी है इसका जो मूल स्थान है वो है पंजाब। कौन सा है? पंजाब राज्य के अंदर ये पाई जाती है। और पंजाब राज्य के अंदर गुरदासपुर के अंदर जो है इसका मूल स्थान यानी कि इसका उद्भव जो है वो वहां से माना गया है। इसका जो पितृक यानी कि जो मूल स्थान है वो क्या है? पंजाब का गुरदासपुर जिला। कौन सा है? गुरदासपुर जिला। अब इसका वितरण, तो वितरण भी देख लीजिए आप। मैंने आपको कई बार बता दिया कि मूल स्थान और वितरण में ज्यादा जो है डिफरेंट नहीं रहता है। क्षेत्र में उसके आसपास का एरिया होगा वहीं इसका वितरण होगा। तो देखिए सबसे पहले तो पंजाब है, तो पंजाब के ही जिलों में कुछ क्षेत्र में होगी। जैसे कहाँ पे हो जाएगी? गुरदासपुर में हो जाएगी और अमृतसर में हो जाएगी, पटियाला के अंदर हो जाएगी ये। वहां पे देखिए बाघा बॉर्डर है तो पाकिस्तान आ गया, तो कुछ क्षेत्र इसका पाकिस्तान का आ जाएगा। जैसे देखिए इसका वितरण, गुरदासपुर तो है ही, इसका मूल स्थान है गुरदासपुर, तो ये तो याद रखना ही है। इसके अलावा अमृतसर और पटियाला ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर पास में वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान की सीमा राजस्थान की लगती है। कौन सा देश से? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र आ जाएगा झेलम, सियालकोट व गुजरावाला। क्या हो जाएगा? झेलम, सियालकोट व गुजरावाला। इस प्रकार से आपको याद रखना है। पंजाब और पाकिस्तान ये याद रखना, पंजाब और पाकिस्तान। पंजाब में कौन सा? तो गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला। और पाकिस्तान में झेलम, सियालकोट व गुजरावाला। तीनों में याद रखने। तीन क्या है? तीन पंजाब, मतलब तीन राज्य पंजाब के। तीन क्या थे? पंजाब के। और तीन क्या है? पाकिस्तान। अमृतसर, पटियाला, गुरदासपुर, तीन पाकिस्तान में, झेलम, सियालकोट और गुजरावाला। तीन दोनों में याद रखना है इस प्रकार से। अब इसकी विशेषता है, तो इसकी भी देखिए नाक कैसी होती है? रोमन होती है। और इससे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी? कौन सी पढ़ी थी?
जमुना पारी, जमुना पारी या जमुना पारी, उसमें भी नाक कैसी थी, रोमन थी। कैसी थी, रोमन। ये इसकी एक अलग विशेषता ये है कि ये तोतापुरी नाक है। कैसी है, तोतापुरी। तोतापुरी से मतलब है कि देखिए इसकी जो नाक है वो रोमन है। रोमन से मतलब है कि आगे निकली हुई होती है और फिर थोड़ी सी दबी हुई होती है। ये विशेषता उसमें भी थी, किसमें, जमुना पारी में। तो जब दो विशेषता एक में होती है वैसा प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि प्रश्न एम्बिग्यूअस हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्बिग्यूअस। आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है तोतापुरी नाक किसकी विशेषता है। तो तोतापुरी जो है ये विशेषता है बीटल की। किसकी विशेषता है, बीटल की। इसकी जो नाक होती है वो कैसी होती है, तोतापुरी। अब इसका जो मुंह होगा वो भी कैसा होगा, तो वो तोते जैसा होगा। कैसा होगा, तोते जैसा। नाक भी इसकी तोते जैसी और मुंह भी इसका तोते जैसा। तोता आते ही पता चल जाएगा कि बीटल। तो नाक इसका कैसा होगा, तोते की तरह। और मुंह भी इसका कैसा होगा, ये जो मुंह है इसका, ये होगा इन दोनों कैसा होगा, तोते के जैसा। तो तोता शब्द आते ही दिमाग में आना चाहिए बीटल। क्या हो जाएगा, बीटल। उसके बाद देखिए इसकी विशेषता, बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। बकरों में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। इसमें जो बकरे होते हैं ना उसमें क्या पाई जाती है, दाढ़ी। यहाँ पर हल्के से बाल होते हैं, आपने देखे भी होंगे कहीं पे। बकरों में हल्की सी क्या होता है, दाढ़ी पाई जाती है। जो थोड़ी जो होती है अपने, उसी तरह यहाँ पर इनके कुछ बाल निकले होते हैं। इसी तरह ये नर जो होगा ना बकरों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। तो कौन सी ऐसी नस्ल है जिसमें बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, तो बीटल। कौन सी ऐसी बकरी है जिसका नाक तोते की तरह होता है, या कौन सी ऐसी बकरी है जिसका मुंह तोते की तरह होता है। तो तीनों का क्या हो जाएगा, बीटल। तोता शब्द आते ही आपको दिमाग में लगाना है कि बीटल। अब इसका रंग देखिए, काला होता है। कैसा होता है, काला, कथई, सफेद व कथई धब्बे। काला कथई होता है और उसके ऊपर सफेद और कथई कैसे होते हैं, धब्बे होते हैं। ज्यादातर इसका रंग होता है काला और कथई। कैसा होगा, काला और कथई कलर का। उसके ऊपर आपको व्हाइट, और खुद अगर व्हाइट होगी ना तो उसके ऊपर कथई रंग के धब्बे होंगे। और ब्लैक के ऊपर ज्यादातर आपको देखेंगे कैसे, सफेद कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगे। ये ध्यान रखना। तो रंग इसका काला या कथई, उसके ऊपर आपको व्हाइट और खुद कथई रंग के इसके ऊपर धब्बे दिखाई देंगे। देखिए ये जो व्हाइट धब्बे हैं, ये देखिए ये कथई कलर है और ये ब्लैक कलर है। कैसा है, ब्लैक, और ये कथई। तो ये हल्की सी जो रेडनेस होती है ये कथई कलर की होगी, या फिर होगी ये ब्लैक कलर की। ब्लैक के ऊपर जो कथई धब्बे होंगे तो दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए इसके ऊपर जो ज्यादातर धब्बे होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के। लेकिन कभी कभी इसमें कथई कलर के धब्बे भी पाए जाते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा। अब ये जो नस्ल है ये कैसी है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कैसी है, द्विप्रयोजनीय। द्विप्रयोजनीय मतलब दो प्रयोग के लिए पाली जाती है। दो प्रयोग मतलब दूध और मांस के लिए, दूध और मांस के लिए पाली जाती है। अब देखिए रावी नदी के आसपास यह अधिक पाई जाती है। अब सतलज नदी ले लो या रावी नदी ले लो, सब कहाँ से बहती हैं, पंजाब। 5 नदियों का समूह। तो रावी नदी कहाँ बहती है, पंजाब में। और पंजाब का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए बीटल। क्या आना चाहिए, बीटल, क्योंकि इसका जो मूल स्थान है, इसका जो वितरण क्षेत्र है वो पंजाब है। तो पंजाब में मतलब कहाँ पे, पंजाब के 3, पंजाब 3, पाकिस्तान 3, अमृतसर, पटियाला और गुरदासपुर याद रखने हैं। पाकिस्तान झेलम, सियालकोट और गुजरावाला याद रखने हैं, तीनों याद। उसी तरह रावी नदी कहाँ पे है, तो पंजाब में है। तो रावी नदी का क्षेत्र में कौन सी बकरी मिलेगी, बीटल मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि रावी नदी गुजरात में है और बीटल भी, सॉरी, रावी नदी पंजाब के अंदर है। रावी नदी कहाँ पर है, पंजाब में। रावी कहाँ पर है, पंजाब में। ये अब पंजाब में है तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए रावी नदी के पास कौन सी बकरी पाई जाती है, रावी नदी के क्षेत्र में, तो अपने दिमाग में अगर ये याद है कि रावी पंजाब में है तो अपन कर लेंगे कि पंजाब आते ही अपने को दिमाग में आ जाएगा कि पंजाब में कौन सी बकरी मिलती है, बोले बीटल मिलती है। कौन सी मिलती है, बीटल। तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटल। अब इसकी उपयोगिता है, मांस व दूध दोनों के लिए ही ये उपयोगी है, इसीलिए इसे द्विप्रयोजनीय कहा जाता है। द्विप्रयोजनीय, द्विप्रयोजनीय किस लिए कहते हैं, इसीलिए तो बोलता है इसे द्विप्रयोजनीय। इसके मांस और दूध दोनों के लिए ही इसे पाला जाता है, इसीलिए इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। इसके मांस को ध्यान रखना, चेवन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेवन। और बकरी जो होती है ना, बकरी का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं कीड़। क्या बोलते हैं, कीड़। अपन भी बोलते हैं, कोई बच्चा होता था, इंसानों में भी कीड़े, ही इज ए कीड़ नहीं बोलते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, कीड़।
बकरी का जो बच्चा होता है वो किड, तो बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाएगी? तो किड से क्या बन जाएगा? किडिंग। क्या हो जाएगा? किडिंग। किडिंग, किड से ही बना है किडिंग। किडिंग, किड से बना है किडिंग। क्या बना था भेड़ के अंदर? लैम्प। लैम्प से क्या बना था? लैम्बिंग। लैम्प से बना लैम्बिंग, यानी कि बच्चा लैम्प, और बच्चे देने की क्रिया लैम्बिंग। वैसा का वैसा यहाँ पे भी याद रखना है कि अगर बकरी का जो बच्चा है वो किड कहलाएगा, और बच्चा देने की जो क्रिया है वो कहलाएगी किडिंग। क्या कहलाएगी? किडिंग। इसका जो दुग्ध काल होता है वो 177 दिन होता है। कितना होता है दुग्ध काल? 177 दिन। और अधिकतम इसका जो दूध उत्पादन जो होता है 177 दिन के अंदर, इसका जो अधिकतम दूध जो रिकॉर्ड किया गया वो है 591.7 kg। तो साल के अंदर ये 177 दिन इसका दुग्ध काल होता है, इतने दिन ये दूध देती है। अधिकतम कितना दूध देती? तो 591.7 kg जो है इसका दूध रिकॉर्ड किया गया अधिकतम। अब देखिए अधिकतम दूध उत्पादन प्रतिदिन पूछे तो 1.8 kg प्रतिदिन, एक दिन का पूछे तो 1.8 kg। और अधिकतम कौन सी, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि अधिकतम जो दूध उत्पादन जो बीटल का रिकॉर्ड किया गया वो कितना किया गया? तो 591.7 kg, ये सबसे ज्यादा इसका रिकॉर्ड किया गया है। प्रतिदिन पूछे तो 1.8 kg, और इसका दुग्ध काल यानी कि कितने दिन दूध देती है तो वो भी याद रखना 177 दिन। 177 दिन। और गर्भकाल भी याद रखना है, कितना होता है? 151 दिन। 151। इसमें भी देखिए वही वजन, बकरे का ज्यादा बकरी का कम, तो बकरे का होगा 75 यानी कि 75, और बकरी का हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। लगभग 25-30 की जो दोनों में जो है अंतर रहता है। 25 kg का अंतर है। जमुनापारी में क्या था? 90 और 60। इसका जो दूध होता है ना उसमें जो वसा होती है वो लगभग 4.5% होती है। 4.5% होती है। और इसके जो पशु है वो कहाँ पर पाले जा रहे हैं? तो इसके जो पशु है वो हिसार जो है ना हरियाणा के अंदर, वहां पे सरकारी फार्म के अंदर ये नस्ल रखी गई है, सुरक्षित पाली जा रही है। हिसार के सरकारी फार्म पर यह नस्ल रखी जाती है। कहाँ पर? हिसार। हिसार हरियाणा के अंदर है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि बीटल से जितना भी जुड़ा हुआ वो सब कहाँ पे है? पंजाब। इसके अलावा पाकिस्तान। सिर्फ एक इसका सरकारी फार्म जो है वो पंजाब के जस्ट पास में हिसार हरियाणा में पड़ता है, वहां पर है। तो बीटल का जो सरकारी फार्म जहाँ पे बीटल नस्ल के बकरी पाली जा रही है कहाँ पर है? तो हिसार हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा। कौन सी बकरी है जो तोते से संबंधित है? तो बीटल याद रखना, क्योंकि उसका नाक तोते की तरह होता है, उसका जो सर होता है वो भी तोते की तरह। तो तोता शब्द आते ही दिमाग में आना चाहिए बीटल। अब अपन पढ़ेंगे बर्बरी। क्या हो जाएगा? बर्बरी। तो नाम से देखिए बर्बरी, तो बर्बरा क्षेत्र जो है वहां पर ये पाई जाती है। बर्बरा क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है अफ्रीका के पास सोमानिया। कहाँ पर है? सोमानिया। तो अफ्रीका के अंदर जो सोमानिया का जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ा सा आगे एक बर्बरा क्षेत्र है। उस बर्बरा जो क्षेत्र है जो सोमालिया में पड़ता है अफ्रीका के अंदर, उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया बर्बरी। क्या रखा गया? बर्बरी। तो पूर्वी अफ्रीका के सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र, और इसी के नाम पर इसका नामकरण रखा गया है बर्बरी। क्या हो जाएगा? बर्बरा क्षेत्र, सोमानिया, अफ्रीका, इसी के आधार पर इसका नाम बर्बरी। अब ये देखिए इसका वितरण। तो अपने देश के अंदर, भारत के अंदर इसका जो वितरण है वो है दिल्ली, हरियाणा, यूपी का एटा, आगरा व अलीगढ़। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अफ्रीका से दिल्ली, हरियाणा और यूपी गए। अफ्रीका गए, अफ्रीका से कहाँ गए? अफ्रीका से गए दिल्ली, हरियाणा और यूपी। मतलब अफ्रीका आते आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका जो मूल स्थान है वो अफ्रीका में। अफ्रीका में मूल स्थान, फिर इसका वितरण आता है। तो वितरण के लिए इंडिया में आई तो भारत में कहाँ गई? दिल्ली गई, हरियाणा गई और
यूपी गए। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो अफ्रीका में सोमालिया का बरबरा क्षेत्र, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा और यूपी। यूपी का कुछ एरिया है, पर्टिकुलर नाम याद रख सकते हो, एटा, मथुरा और आगरा। एटा, मथुरा और आगरा। इसके अलावा अलीगढ़। अब इसकी विशेषताएं, तो विशेषता में वही रंग सफ़ेद व भूरा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो रंग कैसा होता है, देखिए सफ़ेद कलर की होती है और इसके ऊपर ब्राउन कलर के चकते होते हैं, सफ़ेद व भूरा। और देखिए इसके जो कान होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। कान देखिए थोड़ा सा आपको अलग नहीं लग रहा है आपको ऐसे, इसके जो कान होते हैं ना वो हिरणी की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, हिरणी की जैसे होते हैं। तो कौन सी ऐसी बकरी है जिसके कान जो होते हैं वो हिरणी की तरह होते हैं, तो वो है बर्बरी। कौन सी है, बर्बरी। तो इसके कान छोटे हिरण जैसे होते हैं, कान छोटे हिरणी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, कौन सी बकरी की नस्ल है जिसके कान हिरण की तरह होते हैं, तो बर्बरी। अब बताइए कौन सी बकरी है जिसके कान तोते की तरह होते हैं, तो बीटल। तोते से आए तो बीटल। और बर्बरी इसके हिरण। देखिए बर्बरी के अंदर 4 शब्द है, 4 वर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर हिरण से याद हो जाएगा 3 शब्द है। वहाँ पे बीटल था 3 शब्द थे, वहाँ पे तोता था 2 शब्द, 1 शब्द इसमें कम हो जाएगा। 3 थे तो 2 हो गए, यहाँ पे 4 थे तो 3 हो गए। इस प्रकार से याद रखना है। कान इसके छोटे होते हैं, हिरणी जैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें सब इंपॉर्टेंट रहेगा। और कौन सी बकरी की नस्ल है जो शहरों में पालने के लिए उपयुक्त है, बकरी की कौन सी नस्ल है जो शहरों में पालने के लिए सबसे बेस्ट है, तो वो है बर्बरी। कौन सी है, बर्बरी। शहर में घर पर पालने में उपयुक्त। क्यों पालने में उपयुक्त है, क्योंकि ये छोटी होती है और इसको अफोर्ड कर सकता है कोई भी, कम जगह में जो है स्पेस में इसे पाल सकते हैं, इसीलिए इसे शहरों में पाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं आपको पूछता हूँ कि बताइए बकरी की कौन सी नस्ल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पालने के लिए उपयुक्त है। बताइए, अभी पढ़ा अपन ने। ग्रामीण क्षेत्र में पूछे पालने के लिए उपयुक्त, तो ग्रामीण से पता चला है, ग्रामीण शब्द गांव से बना है। तो कौन सी बकरी जो गांव में पाली जाती है, तो गांव जो है एक ही ऐसी बकरी की नस्ल है जिसका उल्लेख किया गया है गांव का, वो है जमुना पारी। जमुना पारी या जमुना परी। तो जमुना पारी गांव का उल्लेख किया गया, इसलिए ग्रामीण। और बर्बरी शहरों के लिए, बर्बरी शहरों की सॉरी, शहरों में क्या हो जाएगा, बर्बरी। तो ये दोनों याद रखने आपको, ऐसे याद करो। अब शहर आ गया तो दिमाग में आना चाहिए कि गांव में कौन सी थी, तो गांवों के लिए जमुना पारी, क्योंकि उसका जो मूल स्थान भी कौन सा था, गांव था, जो अपन ने पढ़ा चक्रनगर और शासन गांव। उसी तरह शहरों के लिए आ गया तो याद रखना है बर्बरी। क्या हो जाएगा, बर्बरी। इसके जो थन होते हैं ना वो विकसित होते हैं। थन कैसे होते हैं, विकसित, जो दूध निकालने में आसानी होती है। थन इसके लंबे व विकसित होते हैं। थन इसके लंबे व विकसित होते हैं। देखिए अनुसंधान कार्य एटा के मिशन फार्म पर किया जा रहा है, इसके ऊपर अनुसंधान कार्य चल रहा है। ठीक है, प्रजनन के लिए, संकर किस्मों के लिए इसके ऊपर अनुसंधान होते हैं। तो ये जो अनुसंधान है, ऐसे पूछ ले कि बर्बरी के लिए अनुसंधान जो मिशन फार्म है वो कहाँ पर है, तो एटा के अंदर है। कहाँ पर है, एटा, यूपी। ध्यान रखना, एटा यूपी में। बर्बरी के लिए जो अनुसंधान कार्य के लिए मिशन फार्म की स्थापना की गई है वह कहाँ पे की गई है, तो एटा यूपी के अंदर। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी बकरी की नस्ल है जिसमें सर्वाधिक प्रजनन क्षमता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, प्रजनन क्षमता पाई जाती है, तो वो बर्बरी की सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता इसकी पाई जाती है। देखिए क्यों पाई जाती है, और अक्सर ना वर्ष में 2 बार ब्याती है और 2 बच्चे देती है। साल में ये 2 बार ब्याती है और अक्सर ये ऐसा होता है कि 2 बच्चे लाती है, देती है। देखो वर्ष में 2 बार ब्याती है और 2 बच्चे लाती है। हमेशा नहीं लाती 2, लेकिन ज्यादातर 90% चांस होता है कि इसके बच्चे हमेशा ट्विंस होते हैं। कैसे होंगे, ट्विंस। तो देखो कौन सी बकरी है जो बार बार ब्याती है, तो बर्बरी से याद हो जाएगा, बर्बरी बार बार, मिलते जुलते वर्ड है। देखो दोनों होमोफोन्स की तरह मिल रहे हैं। बार बार कहो या बर्बर कहो एक ही बात है, बार बार, बर्बरी बार बार। तो बार बार ये ब्याती है, मतलब बार बार ब्याती है, तो बच्चे सबसे ज्यादा, ये देखिए प्रजनन क्षमता ज्यादा, और अक्सर ये 2 बच्चों को जन्म देती है एक साथ में, मतलब ट्विंस। बच्चे कैसे होते हैं, ट्विंस को जन्म देती है। और बकरी जो होती है ना
1 से जब 1.5 साल की होती है ना, तब ये प्रजनन क्षमता इनमें विकसित हो जाती है, ये प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है जब बकरी 1 से 1.5 साल की होती है। और लगभग 10 साल तक जो है, ये 10 साल की 10 वर्ष तक जो होती है ना, तब तक ये प्रजनन क्रिया इनकी चलती है, क्योंकि इनका जो जीवन क्राइटेरिया जो है, ये जीवित ही 15 साल ही रहती है बकरी। मैं यहाँ पे सारी बकरियों की बात कर रहा हूँ, 15 साल इनका जीवन काल है, 10 साल तक जो है ये प्रजनन क्रिया करती है, और 1 से लेकर 1.5 साल तक की जब ये हो जाती है, उसके बाद ये प्रजनन क्रिया शुरू कर देती है। तो कौन सी बकरी की नस्ल है जो बार बार जो है किडिंग करती है? किडिंग से याद रखना, बच्चे देने की क्रिया, बर्बरी नाम से ही है, बार बार, और अक्सर जो है एक साथ 2 बच्चों को ये जन्म देती है। और ये देखिए मांस व दूध दोनों के लिए पाली जाती है। अब तक अपन ने जितनी भी नस्लें पढ़ी है ना बकरी की, सब में यही है, सारी की सारी मांस और दूध के लिए पाली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता, वो सब में है, ये विशेषता है, ठीक है। और देखिए बकरियों में सर्वाधिक वसा, बकरियों में सर्वाधिक वसा कितनी होती है? 5%। तो अब दिमाग में आना चाहिए कि गाय में सबसे ज्यादा किसमें थी वसा? किसमें थी बताइए? बदावरी के अंदर 13%, भैंस के अंदर कितनी थी? 13%। बदावरी भैंस में कितनी थी? 13। और बकरी के, सॉरी, गाय के अंदर आया था तो किसमें थी? 5.5%। जर्सी के अंदर किसमें थी? जर्सी के अंदर। इस प्रकार से याद रखना ताकि सब के सब आपको याद हो जाए। और सबसे ज्यादा वसा पूछे तो बर्बरी के अंदर, बकरी में पूछे तो बर्बरी, कौन सी? बर्बरी। गाय में जर्सी 5.5%, जर्सी, कौन सी? जर्सी। और 13% बदावरी, भैंस में बदावरी 13%। ऐसे याद रखना है। इसका दूध उत्पादन प्रतिदिन कितना होता है? तो देखिए 1 से लेकर 1.25 kg जो है ये दूध देती है, और वसा इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और प्रतिदिन दूध उत्पादन 3 किलो अधिकतम प्रतिदिन। ऐसे पूछे कि बर्बरी गाय जो है वो एक दिन में कितना दूध देती है, तो आपको ऑप्शन में 1 से 1.25 kg या 1.15 kg जो दिया हुआ है, 1 से 1.5 तक मान सकते हैं, ठीक है, वो अपने को सही करना है। लेकिन अधिकतम कितना दूध देती है एक दिन में, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा उसका सीधा डबल, 1.5 का करना सीधा 3 kg। प्रश्न एक जैसे ही है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी बस, कि बर्बरी जो बकरी है वो एक दिन में कितना दूध देती है, तो अपन को 1 से 1.5 करना है। अधिकतम कितना देती है तो उसका डबल करके सीधा 3 करना है। कितना करना है? 3। भैंस में बदावरी, गाय में जर्सी। इस प्रकार से याद रखने हैं। परजीवियों का म्यूजियम पेड़ है, ये ध्यान रखना। कर दिया। सिरोही छोटी सी एक नस्ल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे एक इंपॉर्टेंट नस्ल और है बकरी की, टोगन वर्ग, वो अपन कल देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। सिरोही तो मूल स्थान, नाम से ही पता चल जाएगा। सिरोही में इसका क्या हो जाएगा? मूल स्थान। और सिरोही है तो सिरोही से देखिए इसका वितरण। तो सिरोही के कभी गए हो ना, सिरोही के जस्ट पास में, हमारे पास में ही है सिरोही, 35 किलोमीटर। तो सिरोही के पास में आगे जाते ना, संभाग पहला कौन सा था? सबसे पास संभाग पड़ता है इसके उदयपुर। कौन सा पड़ता है? उदयपुर। तो सिरोही के सबसे पास में कौन सा संभाग है? उदयपुर। तो वहां पे इसका वितरण रहता है। इसके अलावा आपको याद रखना है अजमेर। क्या याद रखना है? अजमेर। तो ये अजमेर आपको याद रखना है। और उदयपुर संभाग देख लीजिए, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा भी इसके पास में ही पड़ता है। इसके अलावा भी इसमें कभी कभी डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी आ जाए तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सिरोही तो इसके पास में कौन है? संभाग उदयपुर। तो उदयपुर का जो बेल्ट है उसमें ये सबसे ज्यादा वितरण है। इसके अलावा आपको याद रखना है अजमेर। अब इसकी विशेषता देखिए, इसका रंग, तो इसका रंग कैसा है? काला बादामी। देखिए कैसा है? काला, भूरा और बादामी, तीनों कलर इसमें मिक्स है। काला, भूरा और बादामी। काला, भूरा और बादामी जो कलर है वो किस बकरी के अंदर पाया जाता? तो सिरोही। 3 शब्द सिरोही के अंदर है, कलर भी इसमें 3 है, ठीक है, ब्लैक, भूरा और बादामी, आमंड कलर, सिरोही। अब इसका प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर? अजमेर। इसीलिए देख लीजिए इसका जो वितरण है ना, उदयपुर डिवीजन है, इसीलिए इसको अजमेर में शामिल किया है। इसके बीच में यही आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सिरोही के पास में उदयपुर संभाग है, ये तो याद हो जाएगा। अजमेर क्यों लिया है?
क्योंकि इसका जो प्रजनन केंद्र है वो रामसर के अंदर है, रामसर अजमेर के अंदर है, इसीलिए इसको अजमेर को वहाँ पर लिया गया है। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, छोटी सी थी क्लास। कल अपन बकरी का ही पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो छूट गया होगा वो वहाँ पर कवर करेंगे। कुछ अच्छी अच्छी नस्ल है, टोगन वर्ग वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, एक कल पढ़ी थी सोनारी नस्ल, मुझे उसके क्या होता है कि कान थोड़े लंबे होते हैं, तो वो कभी कभी ज़मीन को टच करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे चनोत्तर भी कहते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।